वेलकम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इसमें हमने एक एक्सरसाइज खत्म कर ली थी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी। आज हम इसमें करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हैं, कंडीशनल इवेंट्स पर बेस्ड हैं। तो बी एक्सरसाइज हमारी ये, और बुक आपकी जो हम लोग रेफर कर रहे हैं वो है ओपी मल्होत्रा। तो आ जाइए, इसमें मैं आपको बताता हूँ पहले कंडीशनल इवेंट क्या होती हैं। कंडीशनल इवेंट, कंडीशन का मतलब है शर्त। इवेंट्स कर लेते हैं। शर्त मतलब जैसे कोई कंडीशन दे दी जाए किसी इवेंट के होने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दो एनवलप हैं, एनवलप वन, एनवलप टू, एनवलप वन, एनवलप टू, और इसमें आपके पास कुछ कार्ड्स हैं, इसमें भी कुछ कार्ड्स हैं, न्यूमरस कार्ड्स हैं। तो ये जो है आपके ब्लैक और रेड कार्ड्स हैं, इसमें ब्लैक और रेड कार्ड्स हैं। मान लेते हैं कि ब्लैक कार्ड्स इसमें है 4, रेड कार्ड्स मान ली हैं 3, इसमें ब्लैक कार्ड्स हैं मान लीजिए 5, और इसमें रेड कार्ड्स हैं 4। जस्ट एक मैंने गेस कर लिया है। तो मान लीजिए हम ये कहें कि ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए अगर फर्स्ट एनवलप चूज किया जाए। अगर फर्स्ट एनवलप चूज किया जाए, तो अगर फर्स्ट एनवलप चूज किया जाए तो ये कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट एनवलप चूज करना वन और टू में से, और फिर ब्लैक कार्ड आना फिर इन दोनों में से, ये कंडीशनल इवेंट हो जाती है। तो कंडीशनल इवेंट में आपके से कंडीशन पहले से सब्सक्राइब होती है कि इस कंडीशन के बेस पर यह काम होगा। डेक ऑफ कार्ड्स में भी ऐसा हो सकता है। डेक ऑफ कार्ड में निकालने के लिए जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक हार्ट ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स निकालिए, तो क्वीन ऑफ हार्ट्स निकाल लिया आपने। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि अब जो नेक्स्ट कार्ड हो वो हार्ट का ही कार्ड होना चाहिए, तो ये कंडीशनल इवेंट हो गई, क्योंकि पहले आप एक कार्ड निकाल चुके हैं। तो उसके आधार पर ही आगे वाली इवेंट प्रोग्रेस होगी। तो जब भी आने वाली इवेंट पिछली वाली हो गई इवेंट पर डिपेंड करती है, तो वो कंडीशनल इवेंट कहलाती है। अब मान लीजिए मैं कहूं कार्ड का सिलेक्शन वो इवेंट ए है। इवेंट ए, सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स, सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स। और इवेंट बी, इवेंट बी है सिलेक्शन ऑफ एनवलप्स। तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि सिलेक्शन एनवलप हो चुका है। तो आप बताइए कार्ड कौन सा है। ठीक है, तो कार्ड का आना बाद में होगा, पहले आप एनवलप चूज करेंगे। तो इस चीज को हम लिखेंगे कि जैसे अब देखिए ए होने वाला है और बी हो चुका है, तो इसको हम लिखते हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में। तो ए अपॉन बी रिप्रेजेंट्स दैट A will happen with the condition that B has already occurred. B ऑलरेडी हो चुका है, तो A का होना उसे A अपॉन बी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात अभी नहीं कही है मैंने, अभी केवल A अपॉन बी की बात की है। बिल्कुल ऐसे ही B अपॉन ए भी डिजाइन किया जा सकता है। तो B अपॉन ए होगा तो B की B के लिए हम बात करेंगे, B के होने की बात करेंगे जिसमें A हो चुका होगा। तो जो नीचे लिखी जाती है वैल्यू वो इवेंट हो चुकी होती है, और जो ऊपर लिखी जाती है वैल्यू उसकी हम बात करते हैं कि होने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
A when event B has already occurred, यानी इवेंट बी हो चुकी है तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी लिखेंगे इसे, और ये होती है आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ए एंड बी अपॉन द नंबर ऑफ केसेस फॉर बी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर बोथ ए एंड बी, फॉर बोथ ए एंड बी। नीचे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर बी, सॉरी नीचे बी है, और इसी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बेटर लगता है देखने में, क्योंकि इसका क्या कहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आसान है, इसके लिए काम करना आसान है, इसके लिए सोचना आसान है। वरना पहले प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इसमें क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। टोटल नंबर केसेस चाहिए होते हैं, सैंपल स्पेस चाहिए होता है हमें, लेकिन यहां पर हम कुछ कम काम में भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जरूर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वाला केस ही देना पसंद करूंगा। तो अब आ सकते हैं इसके हम क्वेश्चंस पर। अगर ये पी बी अपॉन होगा तो उल्टा हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए, पी बी इंटरसेक्शन वही होगा जो पी ए इंटरसेक्शन बी है, बस नीचे पी ए आ जाएगा। सिमिलरली कह दीजिए, सिमिलरली पी ऑफ बी अपॉन ए, इट विल बी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, इट विल नॉट मैटर, अपॉन एन ऑफ ए। बस बात यह है कि ए यहां पर हो चुका है, बी की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बी के होने की प्रोबेबिलिटी ऑन द कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। देखो दो तीन तरह से क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ऐसे भी लिखा मिलता है। ये तीनों तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, जैसे मैंने बोला इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, तभी आपको चीजों में हेल्प मिलेगी। अब आ सकते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज 18th बी। एटीन बी पे आ जाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले कैन ए गिवन दैट E एंड F आर इवेंट्स सच दैट PE इज इक्वल टू 0.6 एंड PF इज इक्वल टू 0.3 एंड P इंटरसेक्शन F इज 0.2, फाइंड PE अपॉन F एंड फाइंड PF अपॉन E। तो वी हैव, अगर आपको चाहिए PE अपॉन F, तो PE अपॉन F इज PE इंटरसेक्शन F upon PF. Just place the values P intersection F 0.2 और PF है हमारे पास 0.3, तो दिस इज 2/3। ऐसे ही आप PF अपॉन E भी निकाल देंगे, PF अपॉन E, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PE, तो ये 0.2 अपॉन 0.6, तो 2/6 यानी 1/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ज्यादा हमारे पास, और इसके बाद में आ जाइए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में P ऑफ A यूनियन B,
If A and B are two events such that P is equal to 0.5, PB is equal to 0.6 and PA union B is equal to 0.8, find PA upon B and PB upon A. तो एक्चुअली आपको PA इंटरसेक्शन B चाहिए, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए P of A union B is equal to PA plus PB minus P of A intersection B. We need PA intersection B. So P of A intersection B will be PA 0.5 plus 0.6 और P of A union B माइनस के 0.8 हो जाएगा. तो 0.5, 0.6, 1.1, 1.1 minus 0.8, 0.3. So P of A intersection B is 0.3. Therefore, P of A upon B. This will be P of A intersection B upon PB. So P of A intersection B is 0.3 and PB is 0.6. So this is 1 upon 2. ऐसे ही P B upon A निकाल देंगे आप. This was very simple. और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है. PA PB दिया हुआ है आपको, PA अपॉन P A भी पूछा है, तो इसमें आपको P B अपॉन A मालूम है, तो इसको भी देख लो एक बार. वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये. हाँ जी, PA दिया है, PB दिया है और PB अपॉन A दिया है और PA अपॉन B पूछा गया है और PA भी पूछा गया है. ठीक है, तो वी हैव PB अपॉन A, ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA. Now this value is given PB upon A. PB upon A is 0.5. P of A intersection B और PA भी दिया हुआ है 0.3. 0.5 into 0.3, 0.15. तो P of A intersection B आ गया. अब आप चाहे PA upon B निकलवाओ, चाहे P of A union B. P of A union B निकालने के लिए आपको जस्ट करना है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. इसको लगाएंगे और अगर आपको चाहिए P ऑफ A अपॉन B, ये यूज करने हैं आपको दोनों, फर्स्ट और सेकंड. P ऑफ A अपॉन B चाहिए तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB. बस ये सब वैल्यूज हैं आपके पास, निकाल देंगे इनको. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है. अगर आप लोग सिस्टमैटिकली चलते हैं तो इन क्वेश्चंस में कोई खास बात नहीं है. प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको कि क्लास 9th का स्टूडेंट भी अगर ध्यान से करे तो बिल्कुल आपके जैसे ही मैच्योरिटी के साथ कर सकता है. सिंसियरली करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस का स्केल पता थोड़ी चलता है 9th का है कि 12th का है. ये तो आपने पढ़ लिया है, आपने पीछे का थोड़ा, इसलिए आपको लगता है. अदरवाइज क्लास 9th के स्टूडेंट को भी अगर उतना ही अभ्यास कराया जाए जितना आप कर रहे हैं, आसानी से वो कर लेगा. पीछे का बैकग्राउंड तो इसमें है नहीं ना. 9th 10th 11th का कोई बैकग्राउंड नहीं है इसमें. इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4. 4 भी ऐसा ही है, 5 में भी यही सब काम है. मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? ए डाई इज रोल्ड. एक डाई को रोल किया जाता है. डाई के अंदर आपको मालूम 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं. इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम. देखिए, एक इवेंट हो चुकी है, दूसरी इवेंट की होने की बात कर रहे हैं. यहां से हमारे क्वेश्चंस जो है वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं. यहीं से एक कह लीजिए अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की. तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स होंगे. 1 2 3 4 5 6.
फिर कह रहे हैं इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो जो जो इवेंट दिख रही है ना आपको, उनको आप ए और बी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए कौन सा मान रहे हो बी कौन सा मान रहे हो, ठीक है ना। जो इवेंट सबसे पहले दिखाई दे उसको ए मानो, जो बाद दिखाई दे उसे बी मानो, उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। लेट इवेंट ए, और इवेंट ही लिखना, प्रोबेबिलिटी मत लिखना। इवेंट ए इज इक्वल टू, इवेंट ए है आपके पास इवेंट ए, द आउटकम इज एन ऑड नंबर, द आउटकम इज एन ऑड नंबर। तो ए, तो लेट सेट ए को मैं अब कहूंगा अगर ऑड नंबर आ सकता है तो 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, आउटकम इज एन ऑड नंबर। इवेंट बी, इवेंट बी दैट इट इज प्राइम, द नंबर इज प्राइम, द नंबर इज प्राइम, द नंबर इज प्राइम, तो प्राइम नंबर, तो सेट बी, सेट बी। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर है आपके, 1 को काउंट नहीं करेंगे, प्राइम नंबर है 2, 3 और 5। और सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन जरूर चाहिए हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा आपके पास, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ले लो, तो 3 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले सैंपल स्पेस लिखा। हर बार ऐसे ही करना, आपका एक भी सवाल नहीं रुकने वाला, सारे सवाल हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज से पहले जितने एग्जाम्पल है सारे आपके हो जाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। पहले आप सैंपल स्पेस लिखिए, चाहे बड़ा छोटा जैसे भी, थोड़ी सी मेहनत लगती है भाई अगर बड़ा सैंपल स्पेस है उसे लिखने में, लेकिन अगर आपने एक बार सैंपल स्पेस लिख लिया तुरंत आपको पूरा क्वेश्चन क्लैरिटी से आ जाएगा। सैंपल स्पेस लिखो, फिर उसके बाद में ए और बी 2 इवेंट लिखनी है हमें, कोई सी भी ए कोई सी बी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा जब समझ में आएगा हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ए कहा इन्होंने, नंबर इज एन ऑड नंबर, आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, 1, 3 और 5। फिर उसके बाद आप ये मान देखिए कि प्राइम के लिए कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमने लिख दिया, इवेंट बी मान ली। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें से, 2, 3 और 5 वो लिख दिए। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी जरूर चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें उठा लो, 3 और 5, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की, तो प्राइम वाला मुझे निकालना है, जो हो चुका है वो ऑड नंबर है। फिर समझ लीजिए, जो हो चुका है वो ऑड नंबर है, जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो प्राइम नंबर की निकालनी है, तो बी की। यानी आपको निकालना है पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी, उल्टा लिख गया हूं मैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए प्राइम नंबर, पी बी अपॉन ए, बोलते बोलते उल्टा लिख गया, पी बी अपॉन ए। तो कैसे इसको समझेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम is a prime number when it is already known that it is an odd number। ठीक है, फिर समझ लीजिए, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आ गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम होगा, तो ऑड नंबर आपका आ चुका है, ए मालूम है तो बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा, ठीक है। और ये पी बी अपॉन ए, ये तो मैं लिख दिया इस बार, आगे से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए पी बी अपॉन ए, ये होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे जाएंगे हम, मैंने फॉर्मूला भी लिखा था आप लोगों के लिए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n ऑफ a। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितने एलिमेंट्स है इसमें, 2। n ऑफ a कितने एलिमेंट्स है सेट a के, 3, तो 2/3 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो समझ गए होंगे आप, हमें एक कंडीशन दे रखी है जो हो चुकी होती है, उसके बिना पर हम अगली इवेंट की बात करते हैं।
तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 2/3. यहां मैंने छोटा छोटा अपने लिए एक कार्ड बना लिया है जिसमें आंसर सारे लिखे हुए हैं, जिससे मैं भी चेक कर सकता हूं. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस. एक डाई को 2 बार उछाला जाता है. एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. और जो उन पर नंबर आते हैं उनका सम देखा जाता है 6 आ रहा है. व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस. ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी की निकालनी है 4 की. तो 4 बाद में आ रहा है, वो पहले बात हो गई है कि नंबर जो 6 आएगा, सम जो 6 आएगा. तो ठीक है, यहां पर अब मैं लिखूंगा सबसे पहले सैंपल स्पेस. जो 3 बातें उन पर ध्यान रखना जरूरी है. मैं देखो हर बार सवाल को ऐसे बांट दूंगा 2 या 3 स्टेप में, एक वैरायटी के सवालों को. आपको उन्हीं कंडीशंस पर काम करना है. वो 3 तरह के आप बना के चलिए सिस्टम, मतलब 3 स्टेप्स बना के चलिए, उसी में काम हो जाएगा. पहले क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है. फिर हमें समझना है इवेंट ए इवेंट बी, उनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन से एलिमेंट सैंपल स्पेस से उसमें आएंगे. फिर ए इंटरसेक्शन भी हमारा सवाल हो जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की. सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे. सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो आपको डाई को 2 बार थ्रो करना है. तो पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए. ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट. पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए. पहले पर 1 ही आ रहा है, दूसरे पर 3, 1 4 1 5 1 6. तो ऐसे करके 6 तो ये हो गए. इसके अलावा 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, है ना, और 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3, जल्दी लिख लेता हूं, 4 3 4 4 4 5 4 6. आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल सकते हैं इसे. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. अचीवेबल था. 6 इंटू 6 36 एलिमेंट थे, तो मैंने बना लिया. अगर कहीं 3 डाइस का होता ना तो मैं भी नहीं बनाता, फिर तो मैं कहीं ना कहीं से इसको वैसे ही फॉलो कर लेते. देखो 36 एलिमेंट है इसके अंदर. पहले सैंपल स्पेस आ गया. इट इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑल्सो टू बी 6. तो इवेंट ए और इवेंट बी. इवेंट ए, द सम of the numbers appeared is 6. तो अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनमें सम जो 6 आ रहा हो. तो appearing to is observed to be 6. तो देखो 6 वाला 1 5 5 1, 1 5 भी होगा, 5 1 भी होगा, 2 4 और 4 2 ये भी होगा, फिर 3 3 6 ऐसे ही आएगा ना सम. 1 5 आ जाए, 1 5 5 1, 2 4 4 2 4 2 और 3 3. ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास ये 5 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं. फिर इवेंट बी, अगर एन की बात करो तो एन कितना हो गया 5.
इवेंट बी, इवेंट बी, the number 4 has appeared at least once. The number 4 has appeared, क्या कह रहा है, at least once, कम से कम एक बार, यानी 2 बार भी चलेगा, उससे ज्यादा बार तो आ ही नहीं सकता. The number 4 has appeared at least once. तो अगर मैं बी सेट की बात करूं तो उसमें आप देखिए 4 1 4 1 4 भी आ जाएगा, 4 2 2 4 भी आ जाएगा, 4 3 तो 3 4 भी आ जाएगा, 4 4 एक बार आएगा, ठीक है, 4 4, फिर 4 5 5 4, फिर 4 6 और 6 4. तो यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो NB हो गया 11. और अगर A इंटरसेक्शन B की बात करें, A इंटरसेक्शन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आप देखो इवेंट A में कितने एलिमेंट्स आए हैं, इवेंट B में कितने एलिमेंट्स आए हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको उठाओगे. प्रोबेबिलिटी के सवाल जो आप गलत करते हो या और भी स्टूडेंट पीछे गलत करते रहे हैं, उसमें मेन जो रीजन है वो ये है कि आप क्वेश्चन को इलेबोरेट नहीं करना चाहते, आप बचना चाहते हो लिखने से. कितना बचोगे लिखने से, भाई लिखना तो है ना, एग्जाम में तो लिखना ही है ना. वाई शुड नॉट बी प्रैक्टिस टुडे. अगर हम आज प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तो कल हमारा क्वेश्चन सही होगा. आपकी सोच जो बहुत फास्ट आप करना चाहते हो वो भी तभी काम करती है जब आपका बारीकी से काम किया हुआ है, जब आपने बहुत माइन्यूटली एनालाइज करके चीजों को किया है ना, तभी आप फास्ट स्पीड पकड़ सकते हो. तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं सैंपल स्पीड, तो मैंने पूरा 36 एलिमेंट का सेट लिखा. हाँ, अगली बार जब मैं लिखूंगा यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूंगा. NA लिखा, NA कैसे आया, पहले NA में अगर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, NA डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, या NB डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, या N ऑफ A इंटरसेक्शन भी डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, दिमाग करेंगे. मत करो ऐसा. आपको बिल्कुल धीरे 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 सभी चीजों को एक एक करके करना है. अब यहां पर A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो 4 तो होना ही चाहिए ना, तो ये 2 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं. एटलीस्ट वंस की बात करिए तो 2 4 और 4 2, बस हो गई बात. तो यहां से मेरे पास N ऑफ A इंटरसेक्शन B, N ऑफ A इंटरसेक्शन B इट इज 2. तो देखो जो जो अपने काम की वैल्यूज है ना, उनको आप एक जगह ऐसे बॉक्स बना के अलग से शो करो. बेशक इनमें से एक ही वैल्यू चाहिए मुझे. तो अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था इवेंट कौन सी हो चुकी है, वो हो चुकी है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग टू बी 6, और कौन सी होनी है, द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो बी वाली इवेंट होनी है, तो मुझे चाहिए NB PB अपॉन A. PB होना चाहिए ना, क्योंकि B इवेंट है मेरी, नंबर 4 हैज अपीयर्ड वंस. तो जो ये बात करे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो वो भी बात वही हुई. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी जो इवेंट होगी, जिसके बिना पर होगी, वो ये है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6. तो ठीक है, मुझे चाहिए NB अपॉन A, सो दिस विल बी PB अपॉन A चाहिए मुझे. तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर NA. नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज N ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये 2 आया था हमारा, ये 2 आया था, और N ऑफ A 5 आया था, N ऑफ A 5. सो दिस वैल्यू इज 2 अपॉन 5. जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो 2.5 है. मैंने अब तक से पूरी कोशिश करी है आपको आसान से आसान शब्दों में समझाऊं. अब थोड़ा सा आपकी तरफ से जरूरत है कि आपको अगर नहीं समझ में आया है तो इसके 2 रीजन है केवल, कि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को कर रहे हो, पीछे वाला लेक्चर नहीं करे हैं आपने, पीछे वाला काम नहीं आता है आपको, या फिर आप यहां पे हो ही नहीं, आप मतलब लेक्चर के साथ नहीं हो, कुछ और कर रहे हो. यही 2 कारण हो सकते हैं.